ये आज एक हम लोग नई लेक्चर सीरीज शुरू करने चल रहे हैं। इसमें सेट थियरी मतलब ये जो हमारा पोर्शन होगा सेट थियरी का होगा, रिलेशन होगा, फंक्शन होगा और फिर रियल नंबर सिस्टम। मतलब ये सेट थियरी तो भाई रिलेशन और फंक्शन दोनों जो है वो इंटरमीडिएट के लिए भी यानी 11th के लिए, जेई के लिए भी है इम्पॉर्टेंट, 11th के लिए है, जेई के लिए भी है, टीजीटी के लिए भी है और साथ में ये बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो मतलब सेट थियरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बीएससी फर्स्ट ईयर में डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो है इसके बिना हम लोग रिलेशन और फंक्शन नहीं पढ़ सकते हैं। तो सेट थियरी में सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे सेट क्या है। तो सेट की डेफिनेशन देख लो, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called a set। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये हिंदी मीडियम के लिए भी है। मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। तो वेल डिफाइंड में दो चीजें हैं, ये ध्यान रहे। वेल डिफाइंड में दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, एक है डेफिनिट और एक है डिस्टिंक्ट। डेफिनिट एंड डिस्टिंक्ट दो शब्द है। मतलब ये फिक्स्ड होना चाहिए और अलग अलग होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि किसी भी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है भाई। ऑब्जेक्ट तुम्हारा पेंसिल हो सकता है, ऑब्जेक्ट बुक हो सकता है, ऑब्जेक्ट कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट हो वो डेफिनिट होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डेफिनिट हो मतलब हमें ये पता हो कि इसमें यही एलिमेंट आएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें कि मान लो किसी भी क्लास में क्लास है, उसमें अच्छे बच्चों का समुच्चय है। मतलब ऐसे बच्चे जो अच्छे हो किसी भी क्लास में। तो अब ये बताओ कि क्लास में कौन सा बच्चा भाई अच्छा है या खराब है, या किस मामले में अच्छा है या खराब है। जैसे मान लो कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा हो सकता है, कोई जो है खेलने में अच्छा हो सकता है, या किसी की नज़र में कोई अच्छा हो सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि जो अच्छा शब्द है वो डेफिनिट नहीं है। डेफिनिट का मतलब फिक्स्ड नहीं है। किसी की नज़र में कोई दूसरा अच्छा होगा, व किसी की नज़र में कोई दूसरा अच्छा होगा। तो कहने का ये मतलब है किसी भी क्लास में अच्छे बच्चों का समुच्चय वो एक सेट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो डेफिनिट नहीं है भाई, वो चेंज हो रहा है। मतलब कि किसी भी सेट को कहने का ये मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन करें तो उसका एक ही आंसर हो। जैसे मान लो हम ये कहें कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो अगर हम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की बात करें तो इसका मतलब क्या समझते हो? ये तुम्हारा फिक्स्ड हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। और किसी से भी अगर तुम क्वेश्चन पूछोगे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या है, तो सबका आंसर यही आएगा। तो डेफिनिट का मतलब ये हो गया कि कोई भी क्वेश्चन अगर हम दिया गया है और उसका सभी लोग चाहे जिससे पूछे उसका एक ही आंसर आए, तो हम कहेंगे कि हमारा जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है मतलब ये डेफिनिट हो गया। पहली चीज ध्यान रहे। लेकिन अगर हम पूछें कि 5 नेचुरल नंबर बताओ, तो क्या ये डेफिनिट है? नहीं भाई। कोई कहेगा कि 1 2 3 4 5, कोई कह देगा 6 7 8 9 10, कोई कह देगा कुछ और। इसका मतलब भाई क्वेश्चन तो हमने एक ही पूछा है, 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो क्या 5 नेचुरल नंबर बताने के लिए सबका आंसर अलग अलग आ रहा है? इसका मतलब ये डेफिनिट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये सेट तो नहीं हो सकता 5 नेचुरल नंबर। लेकिन अगर ये कहें कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो ये सेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर किसी से भी पूछोगे तो सबका आंसर एक ही आएगा, और वो सबका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 और 5 होगा। तो पहली चीज ये
कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन करें या कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो उसका सबका एक ही आंसर होना चाहिए। किसी से भी आंसर पूछा जाए तो सबका आंसर सेम होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। भाई अगर हम किसी ऐसे लिख दें 3 3 लिख दें तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इस तरह हम नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब सारे एलिमेंट इसके अलग अलग होने चाहिए। दूसरी चीज, तो इसका मतलब किसी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम लोग सेट कहेंगे, और सेट कहने का मतलब वेल डिफाइंड कहने का दो मतलब है कि किसी भी क्वेश्चन का एक निश्चित आंसर वो डेफिनिट होना चाहिए, और दूसरा उसके एलिमेंट जो होने चाहिए वो अलग अलग होने चाहिए। तो एग्जांपल्स कुछ भी दे सकते हो, जैसे मान लो हम a बराबर लिख दिए कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 5 अगर नेचुरल नंबर की हम बात कर ले तो सभी लोग बताएंगे 1 2 3 4 5, ये एक सेट है, इसके एलिमेंट भी अलग अलग हैं। तो ये हमारे कहने का मतलब सेट होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। ध्यान रखना कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर एक ही होना चाहिए और सारे एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए। लेकिन अगर ये कह दें कि 5 नेचुरल नंबर, तो 5 नेचुरल नंबर का ये सेट नहीं है, इज नॉट ए सेट। क्यों सेट नहीं है बताओ? क्योंकि 5 नेचुरल नंबर किसी से पूछेंगे तो लोग अलग अलग आंसर दे सकते हैं। हम मान लो 1 2 3 4 5 कह रहे हैं, किसी और से पूछ रहे हैं तो वो कह रहा है कि नहीं भाई 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि उसके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका होता है पहचानने का कि हम कोई भी, जैसे मान लो वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, क्या ये सेट है? तो बिल्कुल है भाई, किसी से पूछोगे तो यही बताएगा, यही तुम्हारे हैं 5 है और ये जो है एक सेट हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात कर लो। चलो अब सेट के बहुत से एग्जांपल हैं, किताब से पूछना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। तो सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो रिप्रेजेंट करने के लिए देखो ध्यान रहे, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे, रिप्रेजेंट करने के लिए सेट में, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, और एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर का यूज करेंगे। ए ई आई ओ यू हो गया, ये सब स्मॉल लेटर में रहेंगे। इसे एलिमेंट कहा जाता है, मतलब एलिमेंट्स ऑफ ए। ये ए एलिमेंट ए का है, ई भी एक एलिमेंट ए का है, आई भी एलिमेंट ए का है, ओ ए भी एक एलिमेंट ए का है, और यू भी एक एलिमेंट किसका है? यू का, ए का है। तो ए को तो हम सेट कहेंगे। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करो, कुछ भी ए बी सी डी ई एफ जी एच कैपिटल एक्स वाई जेड कुछ भी यूज कर सकते हो। लेकिन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा स्मॉल लेटर, और एलिमेंट को हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर, जिसे कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसिस भी कहा जाता है, तो इसके अंदर हमेशा लिखा जाता है। तो ये तरीका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का। तो अब किसी भी सेट को, अगर हमें सेट क्या होता है, सेट को कैसे पहचानेंगे, दो चीजें। और दूसरी चीज ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, हमेशा सेट को कैपिटल लेटर से, एलिमेंट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। और ऐसे हम देते हैं कि A बिलोंग्स टू A, इसको कहते हैं A बिलोंग्स टू कैपिटल A, इसको पढ़ा जाता है। या इसी को ऐसे कहते हैं A इज एन एलिमेंट ऑफ A, या अगर A का एलिमेंट है तो। अगर हम कहते हैं B A का एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब हुआ B डज नॉट बिलोंगिंग टू A, डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल A, मतलब B कैपिटल A का एलिमेंट नहीं है, स्मॉल a कैपिटल A का एलिमेंट है। तो ये सिंबल है बिलोंग्स टू का, ये डज नॉट बिलोंग्स टू का, मतलब B A का एलिमेंट नहीं है, A का एलिमेंट है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिनको हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल देते हैं। तो जैसे हम अब एक सिंपल सा एग्जांपल दे लें, मान लो A है 1 is less than x less than or equal to 2,
और x एक नेचुरल नंबर है, तो देखो अब 1 और 2 के बीच में इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, सेट है, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर जो है एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको हम कहते हैं कि 1 ए का एलिमेंट है, 2 भी ए का एलिमेंट है, ऐसे लिख सकते हैं। या हम कहते हैं कि 3 ए का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 4 भी इसका एलिमेंट नहीं है, तो कहेंगे 4 डज नॉट बिलोंग टू। तो ये सिंबल्स हैं जिनका यूज हम लोग करेंगे। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में पहला जो तरीका है वो तो सिंबल था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में दो तरीके हमारे पास है। एक हमारा है कि रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड, इसी को हम कहते हैं रोस्टर विधि, हिंदी विधि में देख, या तालिका विधि। तो दो तरीके हमारे पास। पहला तरीका रोस्टर मेथड है। तो रोस्टर मेथड में देखो क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को ऐसे कॉमा करके लिख दिया जाता है और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है। इसको हम लोग रोस्टर मेथड कहते हैं। यानी तालिका विधि या रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड में हम एलिमेंट को कॉमा करके ऐसे लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर, इसी ब्रैकेट के अंदर, ब्रेसिस के अंदर, और इसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या कोई भी सिंपल कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। दूसरा हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को हम कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो ऐसे ही लिखा जाता है, सेट को इसी के अंदर लिखा जाता है, लेकिन अब ध्यान दो, इसको हम लोग ऐसे ना लिख करके इसको किसी रिप्रेजेंटेशन में यानी किसी सेंटेंस में लिखा जाता है। जैसे अगर हमें इसको लिखना हो तो क्या लिखें, x such that ऐसे लिख दिया जाता है और लिख देते हैं 1 is less than x less than or equal to 5 and x belonging to natural number। मतलब एक तरीका यही है, मतलब कुछ सेंटेंस के फॉर्म में ऐसा लिख दो, या ऐसे लिख सकते हैं x such that x is first 5 नेचुरल नंबर। कहने का ये मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी सेट दिया है तो दो तरीके से हम लिख सकते हैं। एक तो टेबुलर फॉर्म में, इसी को टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो एलिमेंट को कॉमा करके लिख दिया जाता है, और अगर टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखना है तो सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट को ऐसे लिख देते हैं 1 is less than or equal to x less than or equal to 5। तो ये हमारा एक तरीका हो गया। अब दोनों को एक दूसरे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, मान लो हमारे पास ये लिख दिया जाए a एक सेट है x such that x belonging to नेचुरल नंबर, ऐसे लिखा गया है। तो अब बताओ, अगर x such that x belonging to नेचुरल नंबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बताओ। ये तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म है और x नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 लिख दे एंड सो ऑन। तो ये तो तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया और ये तुम्हारा टेबुलर मेथड हो गया। ऐसे दूसरा एग्जांपल देख लो, a बराबर अगर लिख दिया जाए x such that x square is equal to 4 and x belonging to रियल नंबर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई -2 का मतलब, क्योंकि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो -2 का मल्टू लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास तरीका है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे और इसको टेबुलर मेथड कहेंगे। तो कोई भी एक फॉर्म दिया है तो उसको दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा तरीका है। तो सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर मेथड से और सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रोस्टर मेथड में एलिमेंट को हमेशा कॉमा करके लिखा जाता है इसी ब्रैकेट के अंदर। सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसी को सेंटेंस के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का, सेट को रिप्रेजेंट करने के ऐसे बहुत से तरीके हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब हम जो है टाइप्स ऑफ सेट पर पढ़ लेते हैं। अब एग्जाम्पल आप लोग, ये सिंपल सा चीज है। तो
टाइप्स ऑफ सेट की बात कर, चलो नंबर 1 हम बात कर ले रहे हैं नल सेट, या इसी को एम्प्टी सेट कहते हैं। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट, ए सेट having no element या containing no element will be called as null set या empty set, रिक्त समुच्चय हिंदी में कहा जाता है इसे। तो कहने का ये मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय, केवल फाइल लिख दो या ऐसे केवल खाली ब्रैकेट बना दो, तो ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन है इसका नल सेट का। मतलब अगर केवल ऐसे लिखा हो या फाइल लिखा हो तो आप कहेंगे कि जो हमारा सेट है वो क्या है? नल सेट है। फॉर एग्जांपल बताओ, मान लो x such that 1 is less than x less than 2 and x belonging to नेचुरल नंबर। अब देखो 1 और 2 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है, इसका मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं, इसलिए हमारा जो सेट है वो क्या है? एम्प्टी सेट है। ध्यान रहे कि जब नल सेट की बात करेंगे तो इसके अंदर कभी फाइल नहीं लिखेंगे। इसका मतलब अगर फाइल इसके अंदर लिख दिए तो एक एलिमेंट हो जाता है, तो हम केवल या तो खाली ब्रैकेट बना देंगे या तो फिर केवल हम फाइल लिख देंगे, तब वो सिंबल क्या हो जाएगा? नल सेट। मतलब जो इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं वो सब नल सेट के एग्जांपल हैं। ठीक है, x एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से पहले हो, 1 से पहले तो कोई नेचुरल नंबर है, या 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है। या एक एग्जांपल चलो और दे दे, मान लो a है तुम्हारा x such that x belonging to real number and x is greater than x, तो ऐसा तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि कोई रियल नंबर अपने आप से बड़ा हो, तो ये भी एक नल सेट का एग्जांपल है। मतलब जो भी एग्जांपल दो जो इम्पॉसिबल चीजें हैं वो सभी के सभी क्या है बताओ? नल सेट है। एक हम सिंगलटन सेट की बात कर लो या एकल समुच्चय जिसे कहते हैं, दूसरा तुम्हारा हो गया सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट की बात कर लो तो सिंगलटन सेट को एकल समुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय एक ऐसा सेट having या containing only one element will be called as singleton set। एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, एग्जांपल a बराबर x such that 1 is less than x less than 3 and x belonging to नेचुरल नंबर। 1 और 3 के बीच में ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसी को टेबुलर फॉर्म में लिख दे तो ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब ये तुम्हारा सिंगलटन सेट है, ये भी तुम्हारा सिंगलटन सेट है भाई। अगर केवल 5 लिख दिया जाए तब भी ये सिंगलटन सेट का एग्जांपल है। एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो उसे हम क्या कहेंगे बताओ? सिंगलटन सेट कहेंगे। एकल समुच्चय एक ही एलिमेंट, उसका नाम ही वही है। आगे हम लोग देख लेते हैं फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। ए सेट containing finite number of elements will be called as finite set। कोई भी सेट जिसमें फाइनाइट एलिमेंट हो, जिसको गिन सको 10, 20, 50, 100, इसका मतलब a बराबर क्या हो गया तुम्हारा? 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, तो 6 ही एलिमेंट है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x such that x belonging to natural number and 1 is less than x less than or equal to 6। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये टेबुलर फॉर्म है। तो ये इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जिसको हम काउंट कर सकें, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को जिसकी गिनती की जा सके, वो सभी क्या है? फाइनाइट सेट है। इसी के साथ हम लोग इनफाइनाइट सेट कर ले। ए सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी कॉल्ड एज फाइनाइट सेट। जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल इसका क्या है?
ए है x सच दैट x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट है, x सच दैट x बिलोंगिंग टू रियल नंबर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, x सच दैट x बिलोंगिंग टू रेशनल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, सभी के सभी क्या है इनफाइनाइट सेट हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट ना किए जा सके, वो फाइनाइट सेट है। देखिए इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट दो अलग अलग चीजें एक साथ ही पढ़ लेते हैं। देखो कैसे, एक होता है इक्विवेलेंट सेट, इसे हम लोग समतुल्य समुच्चय कहते हैं, और एक होता है हमारा इक्वल सेट, इसे हम लोग समान समुच्चय कहते हैं। दोनों में अंतर भी देख लो, डेफिनेशन भी देख लो। मतलब ऐसा सेट, दो सेट की बात करेंगे, ए और बी दो सेट हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब हमारे कहने का मतलब 1 2 3 है और ये ए बी सी है, तो ये दोनों जो सेट हैं वो इक्विवेलेंट सेट है लेकिन इक्वल सेट नहीं है। तो दो सेट को इक्विवेलेंट सेट कहा जाएगा। उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए सेम, इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट, तो दोनों इक्विवेलेंट सेट हो गए। तो दो सेट, दो समुच्चय इक्विवेलेंट या समतुल्य कहे जाएंगे अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब जो नंबर संख्याएं उसमें बराबर। इक्वल सेट कहे जाएंगे, दो सेट को हम इक्वल सेट कहेंगे इफ दे हैव सेम एलिमेंट। मतलब दो सेट ए और बी एक दूसरे के इक्वल सेट कहे जाएंगे अगर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो सेम हो, इसमें भी 1 2 3 इसमें भी 1 2 3, दोनों सेट बराबर हैं, इक्वल हैं, समान हैं, क्योंकि दोनों में वही एलिमेंट है। तो सेम एलिमेंट अगर है तो इक्वल सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो इक्विवेलेंट सेट। मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं लेकिन इक्वल सेट नहीं है। और ये दोनों कौन से सेट हैं, इक्वल सेट है क्योंकि इसमें भी 1 2 3 ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है बताओ सेम। तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है बताओ सेम, तो उसे हम क्या कहेंगे इक्वल सेट। अब इसी तरीके से हम यूनिवर्सल सेट की बात करें। यूनिवर्सल सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है, इसका सिंबल यू दिया जाता है। एक ऐसा सेट जिसमें मतलब किसी भी टाइम पे एक ऐसा सेट जिसमें बाकी सभी सेट कंटेन्ड हो तो उसे हम क्या कहेंगे यूनिवर्सल सेट। जैसे मान लो u बराबर 1 2 3 4 5 एंड 7 10 तक मान लो, ले लो 6 7 8 9 10। अब a बराबर क्या हो गया 1 2, b बराबर क्या हो गया 1 2 3 4, c बराबर क्या हो गया 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब ए बी सी तीनों जो मतलब एक टाइम पे दिए गए तीनों सेट U के अंदर हैं, तो U जो है ए बी सी के लिए एक यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। आगे चल के हम वेन डायग्राम जब पढ़ते हैं तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल के अंदर ऐसे नोट कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आगे वेन डायग्राम की जब बात करेंगे और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हम क्या कर देते हैं बताओ इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब सर्किल के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं। आगे चल के वेन डायग्राम की बात हम करेंगे तो ये तुम्हारा ABC हो जाएगा और ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट को हमेशा किसी एक रेक्टेंगल के अंदर, तो हर टाइम पे यूनिवर्सल सेट बदलता रहता है लेकिन एक ही क्वेश्चन या एक ही समय में जो यूनिवर्सल सेट होगा बाकी उसमें जितने भी सेट दिए रहेंगे सबको कंटेन करेगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया। अब वैसे तो बहुत से एग्जांपल चीजें हैं, चलो एक और हम डेफिनेशन देख लें साथ में। सबसेट क्या होता है बताओ, सबसेट a set capital A is said to be subset of another set B, या सेट B लिख लो, सबसेट ऑफ सेट B if each elements of A is also
the element of and it is denoted by A is subset of, ये सिंपल है। तो A और B एक दूसरे के सबसेट कहे जाएंगे अगर A के सभी एलिमेंट B के भी क्या हो, एलिमेंट हो। जैसे मान लो हमारे पास A बराबर 1 2 है और B बराबर 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे ध्यान दो कि A में 1 है तो B में भी 1 है, A में 2 है तो B भी 2 है, तो यहाँ A को हम क्या कहेंगे, A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो A को B का समुच्चय कहा जाएगा अगर A के सारे एलिमेंट B के भी एलिमेंट हों, तो हम कहते हैं A इज सबसेट ऑफ B। तो A इस केस में B का सबसेट है। और यहीं पे ध्यान दो, एंड B को हम कहेंगे B इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ A, क्योंकि B A से बड़ा है तो सुपर हो गया, इसका मतलब B इज सुपरसेट ऑफ A। सुपरसेट को हिंदी में अधिसमुच्चय कहते हैं, तो ये अधिसमुच्चय है। अधिसमुच्चय क्या होता है और ये तुम्हारा क्या होता है बताओ, उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय क्या होता है, A को B का उपसमुच्चय कहेंगे अगर A के सभी एलिमेंट B के एलिमेंट होंगे, और B को A का क्या कहा जाएगा, अधिसमुच्चय या सुपरसेट कहा जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो कि हो सकता है भाई, चूंकि हम ये कहे हैं कि A के सभी एलिमेंट B में होने चाहिए, इसका मतलब अगर हम ये कहते हैं कि A बराबर 1 2 3 है और B बराबर भी 1 2 3 है, तब भी हम कहेंगे A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, मतलब अगर A के सभी एलिमेंट B में हों, बस डेफिनेशन तो यही है, तो A के जितने एलिमेंट है सब B में है, तो A को B का सबसेट तो कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो, अगर A के सभी एलिमेंट B में हों, A के सभी एलिमेंट B में हों, लेकिन B में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो A में नहीं हो, जैसे A और A के सभी एलिमेंट 1 2 B में है, लेकिन B में दो एलिमेंट ऐसे हैं 3 और 4 जो A में नहीं है, इसका मतलब A को B का प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा। प्रॉपर सबसेट का ये बराबर वाला साइन नहीं लगाते, इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट कहते हैं या उचित उपसमुच्चय कहते हैं। ध्यान रहे, फिर से एक बार ध्यान दो, अगर A के सभी एलिमेंट B में हों, लेकिन B में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो A में ना हो, तो हम उसे प्रॉपर सबसेट कहेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, set A is said to be proper subset of B if each element of A belongs to B but there exists at least one element in B does not belong to A। मतलब A के सभी एलिमेंट B में हो लेकिन B में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो A में ना हो, तब हम उसे प्रॉपर सबसेट कहेंगे। अब A इसमें दोनों देखो बराबर हैं, इसके सभी एलिमेंट इसमें हैं और B के भी सभी एलिमेंट हैं, तो हम A को B का प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे। दो चीजें हैं, तो ये तुम्हारा सबसेट हो गया। एग्जांपल एक दो और हम लिख रहे हैं, मान लो A बराबर हमारा है ABC या AB है, B बराबर क्या है बताओ, ABCD है, E है, तो हम A को B का सबसेट प्रॉपर सबसेट कहेंगे क्योंकि A के सभी एलिमेंट B में है, लेकिन B में 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो A में नहीं है, तो इसका मतलब A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो A B का प्रॉपर सबसेट है। इसी तरीके से एक एग्जांपल हो गया, ऐसे तो कई एग्जांपल तुम लोग दे सकते हो। अब जैसे दूसरा एग्जांपल जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि सभी नेचुरल नंबर तो रेशनल होते हैं लेकिन रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, सभी रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं लेकिन सभी रियल नंबर, तो इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो एक और नोट देख लो भाई, अगर A B का सबसेट है तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं, x बिलोंगिंग टू A इंप्लाइज x बिलोंगिंग टू B। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सिंबल के फॉर्म में आगे अगर कोई भी थ्योरम प्रूफ करना होता है तो हम एग्जांपल से नहीं, बस इस नियम से A B का सबसेट है, इसका मतलब अगर x A का कोई भी एलिमेंट है x बिलोंगिंग टू A तो इंप्लाई करेगा x B का भी एलिमेंट होगा, यानी x बिलोंग्स टू B पढ़ा जाता है, x बिलोंग्स टू A इंप्लाई x बिलोंग्स टू B। तो ये तुम्हारा सबसेट है। और एक चीज और इसमें ध्यान लो कि
जैसे एग्जाम्पल हम ये बताना चाह रहे हैं, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ ए बराबर 1। ठीक है, सभी सबसेट्स कैसे लिखे जाते हैं, तो दो चीजें हमेशा लिख देना, सभी सबसेट में एक 5 होगा, एक ये खुद ही हो जाएगा 1 2 सबसेट हो गया। अब एक एक एलिमेंट को लेकर के सबसेट्स बना लो, तो टोटल सबसेट्स ए के कितने हो गए, कैसे लिखोगे, पहले 5 लिखोगे और लास्ट में ये दोनों तो सबसेट होते हैं, इसके अलावा फिर एक एक एलिमेंट का लेकर के बनाओ, अगर दो दो है तो दो दो का बनाओ, इसका मतलब इसके 4 सबसेट्स हो गए, ये सभी इसके सबसेट्स। ऐसे दूसरा एग्जांपल चलो देख लो, मान लो अगर हम ये कहें 1 2 3 के सभी सबसेट्स लिखो, ऑल सबसेट्स ऑफ ए आर, कैसे लिखोगे बताओ, 1 पहले तो 5 लिख लो बताया गया, फिर 1 2 3 लिखना है, फिर क्या करोगे एक एक एलिमेंट का सबसेट बनाओ, फिर दो दो एलिमेंट के जितने कॉम्बिनेशन है 1 2 हो गया, 2 3 हो गया और 1 3 हो गया, तो ये तुम्हारे सबसेट्स हो गए। मतलब पहले ये लिख लो, फिर ये लिख लो, फिर एक एक एलिमेंट के सबसेट बना लो, फिर दो दो एलिमेंट के बना लो, फिर 3 का तो एक ही बनेगा, तो इसका मतलब टोटल कितने सबसेट हो गए, 3 3 6 2 8 सबसेट हो गए। ध्यान है यहाँ 3 एलिमेंट है तो टोटल सबसेट्स कितने हो गए, 2 की पावर 3 यानी 8, यहाँ 2 है तो 2 की पावर 2 यानी 4 सबसेट्स हो गए। तो यहाँ पे एक और नोट हम लिख दे रहे हैं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल ए बराबर स्मॉल n, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए बराबर 2 की पावर, ये तुम्हारा फार्मूला है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स मतलब अगर दो एलिमेंट है, पूछे कितने सबसेट बनेंगे तो 4, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। यहीं पे एक और नोट लिख दे रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, इंपॉर्टेंट है, ऑफ ए बराबर 2 की पावर n माइनस 1। देखो ये प्रॉपर सबसेट में नहीं आता है, बाकी कितने बच जाएंगे, एक, यानी प्रॉपर सबसेट में ये नहीं आएगा तो एक कम कर दिया जाएगा, तो 2 की पावर n में से अगर एक माइनस कर दें तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हमें मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल अगर ये पूछा जाए कि अगर इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल ए इज इक्वल टू 10, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बता दो, बराबर 2 की पावर 10, और टोटल नंबर ऑफ, आ रहा है कि नहीं, तो अगर चलो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए बराबर 2 की पावर 10 माइनस 1, ये तुम्हारा सबसेट्स का फार्मूला हो गया। आगे हम लोग इसमें सबसेट्स में और अगले लेक्चर में प्रॉपर सबसेट की भी बात करेंगे और भी और एग्जांपल भी देंगे।